देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कूलाम्ब्स लॉ पर है। हम इस लेक्चर में कूलाम्ब्स लॉ को क्लियर करेंगे, कूलाम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को क्लियर करेंगे। अभी पूर्व लेक्चर में आपने सुना था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बल कितना कार्य करता है, इसका परिमाण कितना होगा, इसको जानकारी के लिए कूलाम्ब ने अपने प्रयोगों द्वारा एक नियम दिया। कूलाम्ब ने अपने प्रयोगों द्वारा एक नियम दिया। इनके नियम को हम मैथमेटिकली यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कूलाम्ब नियम क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। कूलाम्ब नियम आपको बताता है आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, परिमाणात्मक मान, यानी दो आवेशों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है उसे परिमाण के रूप में कूलाम्ब का नियम बताता है। दो आवेशों के बीच या आवेशों के बीच आवेशों का बहुत सारा समूह हो तो भी इस नियम से हम निकाल सकते हैं। इस नियम को पढ़ने के पहले हम एक शब्द और पढ़ते हैं, बिंदु आवेश क्या है, पॉइंट चार्ज। अक्सर हम चर्चा करेंगे पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या है? जब किसी आवेशित वस्तु का आकार, जब किसी आवेशित वस्तु का आकार दूरी की तुलना में यानी आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उसे हम क्या ले सकते हैं? बिंदु आवेश ले सकते हैं। उसे हम क्या ले सकते हैं? बिंदु आवेश ले सकते हैं। जैसे देखिएगा जरा यहाँ पर, अभी आपसे कहा जाए कि एक आवेशित वस्तु ये है पॉजिटिव, चलो मान लेते हैं, और एक आवेशित वस्तु ये है नेगेटिव। आप बताइए क्या इसे बिंदु आवेश मान सकते हैं? तो यहाँ पर इसको बिंदु आवेश मानना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का आकार जो है वो दूरी की तुलना में क्या है, बहुत छोटा नहीं है। लेकिन यदि यही वस्तु हमारी हो ये और दूसरी वस्तु इधर आउटसाइड पे रखी हो काफ़ी दूर, तब हम इस वस्तु को क्या करेंगे? बिंदु आवेश मान लेंगे। और जब बिंदु आवेश मान लेंगे तो दूरी की गणना इसके मध्य बिंदु से हम करेंगे। किससे करेंगे? इसके मध्य बिंदु से। तो बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश किसी आवेशित वस्तु को बिंदु आवेश की तरह तब मानेंगे जब आवेशों के बीच दूरी का मान क्या हो, उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो। यदि बहुत अधिक नहीं है तो इसे बिंदु आवेश हम नहीं कहेंगे। इसका मतलब जो हम बिंदु आवेश की चर्चा करेंगे आपसे, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का आकार आवेशों के बीच दूरी की तुलना में बहुत छोटा है। आइए अब हम बात करते हैं कूलाम्ब नियम की। कूलाम्ब नियम क्या बताता है? तो आपके पास क्या है? 2 पॉइंट चार्ज हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट चार्ज हैं और इन चार्ज को हम क्या मान लेते हैं? Q1 और Q2। आपको बताऊं कि कूलाम्ब्स ने एटन तुला प्रयोग किया था और इसमें आवेशों के बीच बल और उनके बीच उपस्थिति माध्यम की निर्भरता की चर्चा की थी। क्या की थी? चर्चा की थी। अब उस प्रयोग की चर्चा करना यहाँ पर जरूरी नहीं, यहाँ पर हमको इसका परिमाणात्मक रूप जो कि बोर्ड परीक्षा में भी आता है और बेसिक हमारे पास है। तो मान लेते हैं कि दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो हम क्या देखते हैं? ये कूलाम्ब नियम से देखते हैं कि जो इनके बीच बल कार्य करता है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों का परिमाण अधिक है तो लगने वाला बल भी क्या होगा? अधिक होगा। आवेशों का परिमाण दूना कर दें, आवेशों का परिमाण क्या कर दें? दूना कर दें, तो यहाँ पर बल का मान क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसको दूना करेंगे, इसको दूना करेंगे, 4 गुना हो जाएगा। यानी जो ये बल है ये आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और जो इसके बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि यहाँ पर हमने Q1 और Q2 का सिंबल आपको नहीं बताया है। यदि मैं प्लस और माइनस करता तो आकर्षण होता, दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे तो क्या होंगे? प्रतिकर्षण होंगे। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों का, चूंकि हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम आवेश को स्थिर ही मान रहे हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम समराइज कर दें तो आप देखेंगे Q1 Q2 बाई क्या बनेगा, R² बनेगा। अब यदि इसको हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दें तो यहाँ पर एक आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R²। आपसे फिर मैं बताऊं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि ये दोनों आवेश क्या हैं, लाइक चार्ज के हैं, जैसे प्लस Q1 एंड प्लस Q2, तो ये बल जो होगा वो इस प्रकार लगेगा। यदि ये दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज हैं तो ये प्लस Q1 माइनस Q2, तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या लगेगा, ये बल अंदर की ओर लगेगा क्योंकि अब इनमें क्या लगेगा, आकर्षण। लेकिन बल का मान सदैव क्या होगा, बल सदैव क्या होगा, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ये यदि आवेश तिरछे हैं तो ये बल भी उसी लाइन पर कार्य करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बल क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर आवेशों की मात्राओं से संबंधित है, उनके परिमाण से संबंधित है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नियतांक आया है। तो जो अभी आपने एठन तुला प्रयोग बताया आपसे हमने, जिससे कूलाम ने इस नियम को मैथमेटिकली रूप दिया, तो इस प्रयोगों द्वारा क्या ज्ञात हुआ कि इस नियतांक का मान 9 × 10⁻9 क्या है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। ये प्रयोगों द्वारा इस के की वैल्यू आई, प्रयोगों द्वारा के की वैल्यू आई। और इसे सुविधा के लिए ध्यान दीजिएगा, सुविधा के लिए इस के की वैल्यू को जो 9 × 10⁻9 आई है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, इसे कहा गया 1/4πε0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0। एक नया शब्द आपके पास आया है ε0। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, या साधारण शब्दों में इसे कहीं कहीं आपसे कहा गया है परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक। ये वैद्युत से रिलेटेड है। तो ये के की वैल्यू को 1/4πε0 कहा गया। क्या कहा गया, 1/4πε0। इसको सॉल्व करेंगे तो ε0 की वैल्यू आती है 8.854 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम अपनी सुविधा के लिए ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर रखेंगे। अब आप के की वैल्यू को इधर रख दीजिए तो आप क्या देखते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R²। प्रयोग के दौरान देखा गया कि इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। क्या करता है, आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, कोई क्या हो, माध्यम हो, तब आप इस बल का मान देखेंगे F' = 1/4π। अब ये ε0 किसके लिए था, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए था। अब कोई माध्यम होगा तो ε0 नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे कुछ लोग ε0 भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर निर्वात के लिए 0 आपका संकेत है, किसी माध्यम के लिए इसका शब्द का इस्तेमाल केवल ओनली ε यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओनली ε, Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई क्या होगा, R²। जहाँ पर ε क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता है जिसमें दोनों आवेश रखे गए हैं, जिसमें दोनों आवेश क्या हैं, रखे गए हैं। आपसे देखा जाए तो यदि यहाँ पर आप निकालें, जैसे इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो इक्वेशन 1/2 कर लेते हैं आप। यदि 1/2 कर लेते तो क्या बनता है, देखिएगा इक्वेशन 1/2
2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बाई हम क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। तो देखिएगा f बाई एफ डैश क्या बनेगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी वैद्युतशीलताओं का अनुपात है, तो ये ऑलरेडी क्या होगा नियतांक होगा। क्या है इसे नियतांक है, और जिसे हम कैपिटल के कहते हैं, इस कैपिटल के को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का क्या कहते हैं परावैद्युतांक। थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के, व्हिच इम्प्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, जहाँ के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि के का मान, ध्यान दीजिएगा के का मान किसी भी अचालक पदार्थ के लिए 1 से अधिक होता है, किसी भी अचालक पदार्थ के लिए क्या होता है 1 से अधिक होता है। और के का मान थोड़ा ध्यान दीजिएगा वायु के लिए भी 1.00 समथिंग करके होता है, और के का मान किसी भी चालक या धातु के लिए इन्फिनिटी होता है, चालक या धातु के लिए क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब आप देखें किसी चालक या धातु के लिए इसका मान क्या होता है इन्फिनिटी होता है, और के का मान निर्वात के लिए क्या होता है 1 होता है। वायु के लिए भी लगभग आप 1 कह सकते हैं, तो निर्वात या वायु ले सकते हैं क्योंकि वायु का के लिए 1.00 समथिंग करके होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, ये आप देखिएगा ये रिलेशन आपको मिलेगा। एप्सिलॉन क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता। अब मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के की बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा f बाई एफ डैश इज इक्वल टू के है, और के का मान किसी भी माध्यम के लिए, ध्यान दीजिएगा किसी भी माध्यम के लिए क्या है 1 से अधिक है। तो आप जानते हैं f बाई एफ डैश इज इक्वल टू के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो f इज ग्रेटर देन एफ डैश। ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, निर्वात में बल ज़्यादा होता है माध्यम में बल की तुलना में, यानी आवेशों के बीच माध्यम होने पर, आवेशों के बीच माध्यम होने पर वैद्युत बल क्या होता है घट जाता है, वैद्युत बल क्या होता है घट जाता है। आवेशों के बीच माध्यम उपस्थित होने पर वैद्युत बल का परिमाण क्या होता है घट जाता है। अभी आपसे कोई कह दे कि 2 आवेश जो कि निर्वात में रखे हैं उनके बीच कुछ बल कार्य कर रहा है, इन आवेशों के बीच में आप कागज रख देते हैं, अभ्रक रख देते हैं, मोम रख देते हैं, केरोसिन ऑयल रख देते हैं, तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सीधा आंसर है लगने वाला बल क्या हो जाएगा पहले की तुलना में घट जाएगा। अब बड़ी बात है कि इस आवेश, इस कूलाम नियम, चूँकि ये बल है और बल हमारी कैसी राशि है सदिश राशि है, तो इस कूलाम नियम को हमें वेक्टर फॉर्म में शो करें तो बहुत बेटर होगा, उससे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी हमारे पास निकल करके आएगा। तो हम कूलाम नियम का अब क्या करने जा रहे हैं वेक्टर स्वरूप करना चाहते हैं। कूलाम नियम का क्या करना चाहते हैं वेक्टर स्वरूप आपको बताना चाहते हैं। इसका वेक्टर स्वरूप के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेक्टर स्वरूप इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि बल हमारा सदिश राशि है और इसको सदिश रूप में निरूपण करना आवश्यक है। मान लीजिए आपके पास कि 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, क्या है Q1 और Q2। इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं, इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो क्या है R1 और क्या है R2 है, क्या है R1 और R2। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पर Q1 चार्ज की बात कर ली, किसकी बात कर ली Q1 चार्ज की बात की, और इसका पोजीशन वेक्टर R1 जो कि ओरिजिन से है, x एक्सिस y एक्सिस, इसे चाहे 3D में ले सकते हैं, मैं 2D में आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखिएगा एक दूसरा हमारे पास चार्ज क्या है Q2 है, क्या है दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया R2 ले लिया। आप बताइए ये दोनों, मैं ऐसा बात करूं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों नेगेटिव चार्ज हों तो इन पर लगने वाले बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित बात है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा आप देखिए, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा आपने देखी। अब ये मैं बात करूं Q1 से Q2 की दूरी, किसकी बात करूं Q1 से Q2 की दूरी, दैट इज मैं R12 की बात करूं। Q1 से Q2 के बीच की दूरी, Q1 से
Q2 के बीच दूरी ना कहिए, आपके बीच का स्थिति वेक्टर कहिए, तो मैं इसे इस शब्द से लेता हूं R12। किससे लेता हूं? R12। तो Q1 से Q2 के बीच का स्थित सदिश मैं ले लूं, दूरी शब्द कहना उतना उचित नहीं है, स्थित R12 ले लूं, तो ये क्या होगा? R1 माइनस R2। अभी मैं Q2 से Q1 के बीच का स्थित सदिश बात करूं, Q2 से Q1 के बीच का, तो मैं थोड़ा सा यहां दर्शाना चाहूंगा कि R12 आपका इस साइड में है। अब Q2 से Q1 के बीच का स्थित सदिश लूं मैं, तो ये बनेगा R21, ये R2 माइनस R1, यानी R12 आपका इस साइड में है, ध्यान दीजिएगा, और R21 आपका अपोजिट साइड में है। दोनों के परिमाण बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों के परिमाण वही हैं, ये भी R12 है और R21 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखने में आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बट R12 वेक्टर किसके अपोजिट में है? R21 के अपोजिट में है। केवल डायरेक्शन का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो अब आप बताइए, मान लेते हैं कि दो चार्ज आपके पास Q1 Q2 हैं और इनके स्थिति सदिश क्या है? R1 R2 है। ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। मान लेते हैं कि Q1 पर बल Q2 लगाएगा, अरे वे दोनों सिमिलर हों तो Q2 इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। यदि अनलाइक होंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि दोनों कैसे हैं? दोनों आपके कैसे हैं? इस समय पॉजिटिव चार्ज में है। तो देखिएगा, इस पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कह दें? F12 कह दें, और इस पर जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कह दें? F21 कह दें। क्या कह दें? F12 इसे कह दें, और इसे क्या कह दें? हम F21 कह दें। तो आप ध्यान दीजिएगा, Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, जिसे कूलाम नियम से लेंगे हम, और इस बल को हम Q2 द्वारा F12 कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों आवेशों का गुणनफल। और देखिएगा, Q1 से Q2 के बीच की दूरी, तो ये बनेगी R12, तो ये बनेगा R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12, क्योंकि किसी भी परिमाण में हम यूनिट वेक्टर का गुणा कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा, राइट साइड का डायरेक्शन है तो लेफ्ट साइड में भी डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें यूनिट वेक्टर का क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देखें कि इसी प्रकार आप देखें Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल, Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल, तो ये F21 बन जाएगा। वही चीज़ आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21, इक्वेशन 2। आप देखिएगा, R12 और R21 मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। तो ये वैल्यू इक्वल है, तो देखिएगा आप जरा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, केवल यूनिट वेक्टर का अंतर है। तो आप जानते हैं कि चूंकि R12 यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर R21 के। तो अब आप समीकरण 1 व 2 देखिए, केवल अंतर आपके पास किसका आएगा? F12 बराबर F21। क्या आएगा? F12 बराबर क्या आएगा? F21। इसका मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर परिमाण में बराबर बल आरोपित करते हैं। परिमाण में कैसे बल आरोपित करते हैं? बराबर बल आरोपित करते हैं। अब आवेशों का जैसे चिन्ह होगा उसी प्रकार इनका क्या हो जाएगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण आपको मिल जाएगा। अब आप देखिएगा, यहाँ से एक बड़ी बात है कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम का, ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है। ऐसे कह सकते हैं कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो बल की उत्पत्ति का स्रोत बताता है। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क आपके पास आ रहा है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का परिमाण क्या होता है? समान होता है। यानी Q1 जितना Q2 पर लगाता है, Q2 भी उतना ही बल Q1 पर आरोपित करता है। आवेशों का परिमाण चाहे जो हो, आवेशों का परिमाण चाहे जो हो, बल क्या होंगे? बराबर दोनों पर आरोपित होंगे। क्योंकि आप देखिएगा, Q1 Q2 की चाहे जो वैल्यू रखो, F12 और F21 में परिमाण बराबर है और सिर्फ क्या है? दिशा विपरीत है।
मैं आपको एक बात और भी समझाना चाहूँगा कि यदि आप देखिए Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हों, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, यदि Q1 Q2 क्या है, सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये राइट साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो F12 ध्यान दीजिएगा, F12 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। F12 पॉजिटिव होगा, यानी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा। अब ये देखिएगा, यदि तब F12 व F21 क्या होंगे, दूर होंगे, दूर की ओर कार्य करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकर्षण कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण। ध्यान दीजिए, ये दोनों के साइन सिमिलर हैं, तो दोनों के साइन सिमिलर हैं तो ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा धनात्मक आएगी, और धनात्मक आने के बाद में इनकी दिशा अपने आप क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, जो कि प्रतिकर्षण शो करेगा। और यदि Q1 Q2 क्या हो, Q1 Q2 अनलाइक चार्ज हों, अनलाइक चार्ज हों, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये देखिएगा ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू आपकी ऋणात्मक आ जाएगी। वो ऋण आके इसे क्या करेगा, इसकी दिशा को बदल देगा, इसकी दिशा को क्या कर देगा, बदल देगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, मान लो ये प्लस Q1 है और ये क्या है, माइनस Q2 है। अब देखिएगा इसकी दिशा को बदलेगा, तो ये बनेगा आपका इधर की ओर, ऐसे इसकी दिशा बदलेगी तो इसकी दिशा बदलेगी, ये बन जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि दोनों की स्थिति क्या बनेगी, दोनों की स्थिति आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो जैसे ही अनलाइक चार्ज होंगे अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही लाइक चार्ज होंगे क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है कि आवेशों का परिमाण चाहे जो हो और इन पर बलों का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास अक्सर कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि दो आवेशों का अनुपात, मान लीजिए Q1 बराबर 4 कूलाम कह दे और Q2 बराबर आपसे क्या कह दे, 16 कूलाम कह दे, और इन पर लगने वाले बलों का अनुपात कोई पूछता है कि इन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है, F12 और F21, तो ये 1/1 आएगा, या कहिए अनुपात सदैव क्या होगा, 1:1, क्योंकि यहाँ पर देखिए F12 और F21 क्या हैं, बराबर हैं, केवल दिशा बदली है। तो दो आवेशों का परिमाण चाहे जो हो, बलों का अनुपात सदैव क्या होता है, 1:1 होता है। बलों का अनुपात सदैव क्या होता है, 1:1 होता है। तो सबसे बड़ा वर्क आपके पास कूलाम के नियम से हमको जानकारी हुई कि आवेशों का परिमाण चाहे जो हो, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण के बल आरोपित करते हैं, जैसा कि आपने न्यूटन के थर्ड नियम में सीखा।